बादशाह की शादी की एक अनोखी ख्वाहिश थी। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत हो कि जो भी उसे देखे उसकी आंखें ठहर जाएं, और वो इतनी समझदार हो कि बड़े बड़े ज़हीन और उल्मा उसके सामने बेबस नजर आएं। बादशाह की इस खास बीवी को तलाश करने के लिए पूरे मुल्क में सिपाही और वजीर घर घर जाकर छानबीन करने लगे, मगर ऐसी लड़की कहीं नहीं मिली। आखिरकार बादशाह ने फकीर का भेष बदला, बूढ़ा सा लिबास पहना और अपनी संत की राह पर निकल पड़ा अपनी ख्वाबों की बीवी को तलाश करने। ये तलाश काफी लंबी चली, मगर आखिरकार बादशाह को वो नायाब हीरा एक लोहार के घर में मिल गया। वो लड़की इतनी हसीन थी कि हीरे की चमक भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। इतनी ज़हीन थी कि माहिर उल्मा और बड़े दिमाग वाले लोग उसके सामने पानी भरते नजर आए। बादशाह ने फौरन उससे शादी कर ली, मगर शादी की पहली रात बादशाह को एक ऐसी सच्चाई मालूम हुई जिससे उसके होश उड़ गए, यहाँ तक कि उसकी छींकें निकल गईं। ये कहानी आखिर तक जरूर सुनना, खास तौर पर वो कुंवारे लड़के और लड़कियां जो खूबसूरत और ज़हीन साथी की ख्वाहिश रखते हैं। कहीं ये ख्वाहिश उनके लिए एक डरावना ख्वाब ना बन जाए। नाज़रीन मोहतरम, आज जो हकीकी और दिलचस्प वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हुस्न, अक्लमंदी और तकदीर के ऐसे संगम की दास्तान है जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। एक दौर था जब एक बहुत ही समझदार, होशियार और इंसाफ पसंद बादशाह एक बड़े और पुरसुकून मुल्क पर हुकूमत करता था। वो बादशाह अपनी सूझबूझ, रहमदिली और इंसाफ के लिए मशहूर था। हर तरफ अमन था, हर दिल में इत्मीनान। लेकिन इस कामिल हुक्मरान की जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। वो अब तक कुंवारा था। उसने अब तक शादी नहीं की थी, क्योंकि उसकी एक खास तमन्ना थी। वो हमेशा कहा करता, मैं शादी सिर्फ उसी लड़की से करूंगा जो देखने में इतनी हसीन हो कि देखने वाला नजरें हटाना भूल जाए, और इतनी अक्लमंद हो कि बड़े बड़े उलेमा और फाजिल लोग उसके सामने लाजवाब हो जाएं। इसीलिए एक दिन उसने अपने वजीर और खास दरबारी अफसरों को बुलाया और हुक्म दिया, चारों तरफ मेरे सिपह सालार और अमले भेज दो। ऐसी लड़की तलाश करो जिसमें हुस्न भी हो और अक्ल भी। जिस किसी को भी ऐसी लड़की मिले फौरन मुझे खबर दी जाए। नाजरीन, इसके बाद शुरू हुई एक लंबी तलाश। बादशाह के आदमी 1 साल से ज्यादा अरसा मुल्क के कोने कोने में घूमते रहे। हर शहर, हर कस्बा, हर गांव की खाक छानी गई, मगर अफसोस वो लड़की नहीं मिली। कभी कोई लड़की बेहद समझदार निकलती, मगर उसके चेहरे में वो बात ना होती। कभी कोई हसीन नजर आती, मगर वो अक्ल से खाली होती। बादशाह अब अंदर ही अंदर घुलने लगा। उसका दिल बेचैन रहने लगा। वो सोचने लगा, अगर मेरी शादी ना हुई और मेरे कोई औलाद ना हुई तो मेरे बाद ये सल्तनत कौन संभालेगा? मेरी तामीर की हुई रियासत किसके हवाले होगी? और फिर एक दिन जब बादशाह गहरे सोच में गुम था, उसके वजीर ने अदब से कहा, हुजूर, एक गुजारिश है, अगर इजाजत दें। बादशाह ने इशारे से कहा, बोलो। वजीर ने कहा, हुजूर, क्यों ना आप फकीर का भेष बना लें। चेहरे पर रेत और खाक मलकर आम कपड़ों में घर घर भीख मांगते फिरें। इस सफर में आप न सिर्फ अपनी रियाया से मिलेंगे, बल्कि आपको शायद कोई ऐसी लड़की भी मिल जाए जो असल में आपके काबिल हो। बादशाह कुछ पल खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, शायद तुम ठीक कहते हो। कभी कभी हकीकत झोपड़ियों में मिलती है, महलों में नहीं। वजीर का मशवरा बादशाह के दिल को छू गया। वो बात जो शायद कभी उसके अपने दिल की गहराइयों में छुपी हुई थी, आज वजीर की जबान से सुनकर जैसे उसके अंदर उम्मीद की एक रोशनी जग उठी। वो रात को देर तक सोचता रहा और आखिरकार अलसुबह तड़के उसने एक फैसला कर लिया। उसने अपना शाही लिबास उतारा और एक सादा, मैला कुचैला फकीर का भेष इख्तियार किया। चेहरे पर गर्द मली, सर पर एक पुराना साफा बांधा और बिना किसी गार्ड या वजीर के अकेला, गुमनाम मगर मकसद से लबरेज महल से बाहर निकल पड़ा। अभी वो ज्यादा दूर न गया था कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक लोहार से हुई। वो लोहार अपने कंधे पर भारी भरकम हथौड़ा उठाए पसीने से तर अपने गांव की जानिब जा रहा था। बादशाह ने उसकी मेहनत भरी चाल को देखा और अदब से कहा, भाई, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मैं अपनी सवारी पर तुम्हें आराम से बैठा लूंगा। लोहार ने उसे सर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में हल्की सी हंसी थी, मगर लहजा तंजिया नहीं, सादा था। वो बोला, बड़े मियां, पहले आप तो खुद सवारी पर बैठें। आप तो मुझे खुद ही पैदल नजर आ रहे हैं। मुझे किस सवारी पर बिठाओगे?
बादशाह मुस्कुराया मगर जवाब नहीं दिया। दोनों खामोशी से साथ साथ चलने लगे। रास्ता लंबा था लेकिन ये खामोशी जैसे बोलती थी। थोड़ी ही देर चली थी उनकी राह कि सामने से एक जनाजा आता नजर आया। 4 मर्द एक मुर्दे को कंधे पर उठाए धीमी चाल में कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। फदा में कलमाए शहादत की धीमी धीमी आवाजें गूंज रही थीं। हर कोई सर झुकाए चल रहा था। मौत की खामोशी हर चीज पर तारी थी। बादशाह ने लोहार से पूछा, भाई ये जो लोग किसी को उठाकर ले जा रहे हैं, क्या ये शख्स अब भी जिंदा है या मर गया? लोहार कुछ पल बादशाह की तरफ हैरानी और बेयकीनी से देखता रहा, फिर बोला, अरे जनाब, अगर ये जिंदा होता तो क्या इसे कब्रिस्तान ले जाते? लगता है आपकी अकल कुछ कम चलती है। बादशाह कुछ शर्मिंदा सा हुआ मगर चुप रहा। थोड़ी देर बाद रास्ते में एक गेहूं का लहराता हुआ खेत आया। सोने जैसे बालियां हवा में झूम रही थीं। सूरज की किरणें उस पर पड़कर जैसे रूप की बारिश कर रही थीं। लोहार ने खेत की तरफ इशारा कर कहा, देखो जनाब, क्या ही शानदार फसल है ना? बादशाह ने गर्दन हिलाई और कहा, हाँ वाकई ये बेहतरीन फसल है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या ये फसल काटी जा चुकी है या अभी वैसी की वैसी खड़ी है? अब लोहार वहीं रुक गया। उसने बादशाह की तरफ देखा जैसे उसकी बात समझ में ना आई हो। वो बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये फसल अब तक खड़ी है, किसी ने अभी इसे हाथ तक नहीं लगाया। लगता है तुम दुनिया को देख तो रहे हो मगर समझ नहीं पा रहे। बादशाह हल्के से मुस्कुराया और बोला, सच है भाई, कुछ चीजें देखने में कुछ और होती हैं और हकीकत में कुछ और। कुछ बातें देखने में कुछ और होती हैं और असलियत में कुछ और। बादशाह की ये बात उस भोले भाले लोहार की समझ से बाहर थी। उसने कुछ पल ठहर कर बादशाह को देखा, जैसे उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर चुपचाप आगे बढ़ने लगा। दोनों खामोश थे। रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था और शाम की चादर आसमान पर फैलती जा रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल चुका था और अब हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। चलते चलते आखिरकार लोहार का गांव नजर आने लगा। गांव के बाहर ही वो रुक गए। लोहार ने मुड़कर पूछा, अरे बड़े मियाँ, अब आप कहाँ जाओगे इस रात को? यहाँ तो दूर दूर तक कोई मुसाफिर खाना भी नहीं है। बादशाह ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, हम अल्लाह वाले हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं होता। जहाँ रात आ जाए वही हमारा आसरा होता है। मैं सोच रहा हूँ कहीं पेड़ के नीचे या किसी किनारे बैठकर रात गुजार लूं। अब तो थक भी गया हूँ और भूख भी लगी है, मगर कुछ पास में है नहीं जो कहीं से खाना ले सकूं। बादशाह की बात सुनकर लोहार का दिल पसीज गया। उसने सोचा, ये बेचारा कहाँ भटकेगा, क्या पता इसके पास खाने के पैसे भी हैं या नहीं। अकेला है, कौन सा नुकसान है एक रात घर पर ठहराने में, सुबह होते ही चला जाएगा। फिर उसने हौले से कहा, बड़े मियाँ, ये छोटा सा गांव है, यहाँ रहने का कोई ढंग का ठिकाना नहीं मिलेगा। अगर बुरा ना माने तो आज की रात मेरे घर ठहर जाइए। छोटा सा घर है लेकिन अल्लाह का दिया सब कुछ है। सुबह होते ही जहां जाना हो निकल जाइएगा। बादशाह कुछ लम्हे सोच में पड़ गया, फिर पूछा, भाई तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? लोहार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारे घर में 3 लोग रहते हैं, एक मैं खुद, मेरी बीवी और मेरी एक बेटी। बादशाह ने उसका चेहरा गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, क्या तुम्हारी बेटी सयानी है, समझदार है क्या? लोहार ने फख्र से जवाब दिया, बिल्कुल, मेरी बेटी बहुत समझदार है, काम में तेज है, बोलने में अदबदार है और आदब तमीज में किसी से कम नहीं। उसकी माँ ने उसे अच्छे तौर तरीकों से पाला है। वैसे क्यों पूछ रहे हो बड़े मियाँ? बादशाह ने मुस्कुराकर नजरें झुका लीं और बोला, यूं ही तुम्हारी बातों से लगा कि शायद अल्लाह ने मेरी तलाश का जवाब इसी गांव में भेजा हो। लोहार को कुछ समझ न आया पर वो मुस्कुरा दिया। फिर दोनों आहिस्ता आहिस्ता लोहार के घर की जानिब बढ़ने लगे। एक सादा सा घर जिसकी दहलीज पर शायद तकदीर का एक नया बाब खुलने वाला था। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है क्या? लोहार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, अभी तक नहीं, मगर दिल रोज ये सोचता है कि कोई अच्छा सा लड़का मिले तो उसका निकाह कर दूं। एक बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसकी बेटी एक अच्छे घर जाए, इज्जत पाए और सदा खुश रहे। इतना
कहते कहते वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दस्तक दी। दरवाजा खुला। सामने उसकी बीवी थी। वो कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। जैसे ही उसने अपने शौहर के साथ एक अनजाने बुजुर्ग को देखा, वो थोड़ी चौंकी मगर फौरन समझ गई कि शायद कोई मुसाफिर है। उसने शराफत से अंदर बुलाया, एक चारपाई बिछाई, उस पर साफ चादर डाली और कहा, आइए हजरत, घर छोटा जरूर है मगर दिल से मेहमान नवाजी करेंगे। नाजरीन, वो घर वाकई छोटा था मगर सलीके से सजा हुआ था। साफ सुथरा, कोनों में रोशनी से जगमगाता। ऐसा लगता था जैसे इस घर की हर ईंट मेहनत, मोहब्बत और बरकत से रखी गई हो। कमरे के एक कोने में मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी पूरे माहौल को रूहानी बना रही थी। अचानक रसोई का दरवाजा खुला और वहां से एक लड़की बाहर आई। नाजरीन, वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी चाल, उसकी सादगी, उसकी आंखों की मासूमियत, बादशाह को लगा जैसे चांद 14वीं की रात जमीन पर उतर आया हो। लड़की ने अदब से सलाम किया और फिर एक तरफ खामोशी से जाकर खड़ी हो गई। बादशाह कुछ पल उस पर नजरें टिकाए रहा, जैसे वक्त थम गया हो। फिर हौले से मुस्कुराकर बोला, बहुत खूबसूरत मकान है, मगर लगता है इसमें एक ईंट की कमी है। ये सुनते ही लोहार चौंका, फिर थोड़े गुस्से में बोला, बड़े मियां, ये घर मैंने बरसों की मेहनत से बनाया है। मेरी हर मजदूरी, हर पसीना, हर ख्वाब इस घर की दीवारों में बसा है, और आप कह रहे हैं इसमें एक ईंट की कमी है? ये कैसी बात है? बादशाह ने फौरन बात को हल्का किया और मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझे। मैं तो बस मजाक कर रहा था। दरअसल जब कोई चीज बहुत मुकम्मल लगती है तो दिल चाहता है उसे देखकर कुछ कहे, और वो ही लफ्ज निकल गए। लोहार का गुस्सा थोड़ा नरम पड़ा। उसने सिर झुकाया और कहा, खैर छोड़िए इन बातों को, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, फिर खाना तैयार है। बादशाह ने हामी भरी और कमरे की तरफ बढ़ चला, मगर दिल में एक सवाल अब गहराता जा रहा था। क्या यही वो लड़की है जिसकी तलाश में वो निकला था? क्या किस्मत उसे सादगी भरे घर में ले आई थी? खाना खाने का वक्त आया। नाजरीन, उस रात लोहार के घर में बस आलू और साग की सादी सी सब्जी बनी थी। लोहार की बीवी सोच में पड़ गई, आज घर में मेहमान आया है और हम इसे बस आलू साग ही खिलाएंगे? ये कितनी शर्म की बात है, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। उसने कुछ सोचा, फिर बगैर वक्त गंवाए घर के पिछवाड़े में गई और अपनी एक मुर्गी को बाहर निकाला। लोहार ने बिना कुछ पूछे समझ लिया और उस मुर्गी को ज़िब्ह कर दिया। बीवी ने बहुत मोहब्बत और एहतमाम से उस मुर्गी का खाना तैयार किया। खाना जब तैयार हो गया तो एक साफ सुथरा दस्तरख्वान बिछाया गया। घर की फिजा में अब पकवानों की खुशबू घुल चुकी थी। एक सादगी भरा मगर लजीज माहौल था। सब लोग एक साथ बैठ गए। बादशाह भी अदब से बैठा। फिर जैसे ही सबने खाने की नियत की, बादशाह ने एक निहायत ही दिलचस्प और अदब भरा अंदाज अपनाया। उसने मुर्गी को अपनी तरफ खींचा, सबसे पहले गर्दन का टुकड़ा काटा और लोहार की प्लेट में रख दिया। फिर टांगें काटी और लोहार की बीवी को पेश की। इसके बाद बाजू काटे और बड़े अदब से वो हिस्से लोहार की खूबसूरत, तरजीबदार और नर्म और नाजुक पेटी की प्लेट में रख दिए। आखिर में उसने मुर्गी का दिल निकाला और वो दिल 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करके हर एक की प्लेट में एक एक टुकड़ा रख दिया। नाजरीन, यह वो लम्हा था जब उस मेज पर बैठा हर शख्स उस फकीर की नरमी और तहजीब से मुतासिर हो चुका था। सबने वो खाना बहुत मजे से खाया, जैसे हर निवाला शुक्र और सुकून से भरा हो। खाने के बाद बादशाह, जो अब तक फकीर के रूप में था, उठ खड़ा हुआ और बोला, हर रात की तरह मैं खाना खाने के बाद कुछ देर टहलने जाता हूं। आज भी मैं आधे घंटे के लिए बाहर जा रहा हूं, तब तक आप दरवाजा बंद कर लीजिए। मैं दरवाजा खटखटा कर लौट आऊंगा। फिर वो बड़े इत्मीनान से बाहर निकल गया। जब लोहार ने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया तो वो अपनी बीवी और बेटी से मुखातिब हुआ और बोला, क्या अजीब आदमी था वो। पूरे रास्ते मेरा दिमाग खा गया। उल्टे सीधे सवाल करता रहा। अब देखो ना, जनाजे की तरफ देखकर पूछ रहा था, ये जिंदा है या मर चुका है? ऐसा सवाल कोई अक्लमंद करता है भला? ये कहते हुए उसके चेहरे पर झूलाहट थी, मगर उसकी बेटी जो पास ही बैठी थी
बड़ी दिलचस्पी से सारी बातें सुन रही थी और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। फिर वो बोली, अब्बा जान, आपने जो सुना वो अजीब जरूर है, मगर शायद उसमें हिकमत भी छुपी हो। आप याद है ना, उसने जनाजे की तरफ इशारा करके पूछा था कि ये जिंदा है या मर गया। दरअसल वो पूछ रहा था कि मरने वाला शख्स नेक था या बुरा। अब्बा ने हैरत से देखा। ये क्या मतलब? बेटी ने गहरी नजरों से देखा और जवाब दिया, अब्बा, नेक इंसान तो मरने के बाद जन्नत में जाता है। और जन्नत क्या है? जन्नत तो हमेशा की जिंदगी है, ना खत्म होने वाली। तो वो इंसान मरकर भी जिंदा कहलाता है। लेकिन जो बुरा इंसान होता है वो जहन्नम का हकदार होता है और उसकी मौत ही उसका अंजाम होती है। उस फकीर का सवाल तो बहुत गहरा था। वो आम नहीं था अब्बा, वो कोई अलग ही शख्स था। लोहार कुछ पल चुप रहा। अब उसकी आंखों में ताज्जुब था और बेटी की समझदारी पर फख्र भी। लोहार जब अपनी बेटी के मुंह से ये सब बातें सुनता है तो उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। वो कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है और फिर बोल उठता है, चलो बेटी, ये बात भी मान लेता हूं कि शायद वो सही कह रहा था, लेकिन तुम एक बात बताओ। उसने रास्ते में एक खेत की तरफ इशारा करके पूछा, ये फसल कटी हुई है या अभी नहीं? ये सवाल भी अजीब था ना? लड़की हल्के से मुस्कुराई। उसके लबों पर एक सादगी भरी समझदारी झलक रही थी। अब्बा जान, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपनी फसल पकने से पहले ही बेच देते हैं। उसका मतलब था ये फसल अब चाहे जब कटे, लेकिन असल में ये फसल पहले ही बिक चुकी है। जिसने उसे खरीद लिया है वो उसकी कीमत चुका चुका है। तो बादशाह कहना चाहता था, ये फसल अब सिर्फ जमीन पर खड़ी है, लेकिन हक किसी और का हो चुका है। लोहार अपनी बेटी की तरफ देखकर एक पल को बिल्कुल चुप रह गया। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, ये भी ठीक बात हो सकती है। लेकिन फिर उसने हमारे घर की तरफ देखकर क्यों कहा, इस घर में एक ईंट की कमी है। क्या कमी थी इस घर में? क्या मतलब था उसका? लड़की जो अब तक बड़ी नरमी से सब समझा रही थी, ये सुनकर जरा झिझक गई। फिर बहुत धीरे से बोली, अब्बा जान, वो बात मकान की नहीं थी, वो तो मेरी तरफ देखकर कह रहा था। वो ईंट असल में मेरा टूटा हुआ दांत था। जब मैं मुंह खोलती हूं तो साफ नजर आता है। मेरा चेहरा उस मकान जैसा है और जो ईंट कम है वो मेरा दांत। वो कह रहा था, मकान खूबसूरत है मगर एक ईंट की कमी है। नाजरीन, ये सुनकर लोहार बिल्कुल खामोश हो गया। अब उसकी नजरें न किसी पर सवाल कर रही थीं, न जवाब चाहती थीं, लेकिन वो फिर भी जिद पर अड़ा रहा। अच्छा बेटी, अब एक आखिरी बात बताओ, उसने उस मुर्गी के गोश्त को इस अजीब तरीके से क्यों तकसीम किया? मुझे गर्दन दी, तुम्हारी मां को टांगे, तुम्हें बाजू और आखिर में दिल के टुकड़े सबको बांट दिए। ये सब क्यों किया? लड़की ने मुस्कुराकर देखा। अब उसकी आवाज में ठहराव और वजन था। अब्बा जान, वो सब मौत के बाद जिंदगी की समझ देने वाला एक पैगाम था। उसने आपको मुर्गी का सर इसलिए दिया क्योंकि आप इस घर के सरदार हैं जो हर फैसले का जिम्मा उठाते हैं। मां को टांगे इसलिए दी क्योंकि वो इस घर की मेहनती जान है, सारा दिन चलते फिरते काम करती हैं। मुझे बाजू इसलिए मिले ताकि मैं मां का हाथ बटा सकूं और घर की जिम्मेदारियों में शामिल हो जाऊं। और फिर वो थोड़ी देर रुकी। उसकी आंखों में अब रोशनी सी थी, जैसे वो बात किसी और ही दुनिया से आ रही हो। और अब्बा, उसने मुर्गी का दिल 4 टुकड़ों में काटा और सबको दिया, ताकि हमें ये समझा सके कि इस दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो सबको जोड़ता है, और इसी दिल से हम हर दुख का सामना कर सकते हैं। अगर हमारे दिल आपस में बांटे रहेंगे तो दुनिया की कोई मुश्किल, कोई तंगी हमें तोड़ नहीं सकती। दिल की तकसीम ही असल मोहब्बत की शुरुआत होती है। लोहार अब बिल्कुल खामोश था। उसकी आंखों में नमी थी, होंठों पर अफसोस नहीं बल्कि फख्र और मोहब्बत का रंग था। नाजरीन, फिर ये सब बातें बादशाह एक खिड़की से सुन रहा था, क्योंकि वो कहीं नहीं गया था। वो ये जानना चाहता था कि ये लड़की जितनी खूबसूरत है, क्या उतनी समझदार भी है। अब ये सब बातें सुनकर बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सी थी। फिर थोड़ी देर के बाद जब उनकी बात मुकम्मल हो जाती है
तो बादशाह दरवाजे पर दस्तक देता है और लुहार जाकर दरवाजा खोलता है। अब लुहार को हर एक चीज का पता चल चुका था। ये कोई आम शख्स नहीं है, ये एक पहुंची हुई हस्ती है जिसे हर एक चीज का गहरा इल्म है। फिर बादशाह वहां पर फैसला करता है कि क्यों न मैं अपनी सब सच्चाई बता दूं कि मैं एक राजा हूं। बादशाह फिर उन सब से कहता है, मैं कोई आम शख्स नहीं हूं, मैं तुम्हारे मुल्क का राजा हूं। मैं भिखारी के भेस में इसलिए आया था कि मैं अपनी एक मनपसंद लड़की को ढूंढना चाहता था, जो इतनी खूबसूरत हो कि जिसकी मिसाल न हो इस दुनिया में, और वो समझदार भी इतनी हो कि बड़े बड़े उलमा और अक्लमंद लोग उसके सामने पानी भरते नजर आए। अल्लाह का लाख शुक्र है कि ये ख्वाहिश मेरी सिर्फ ख्वाहिश नहीं रही, आज वो पूरी हो गई है। लुहार से मुखातिब होकर कहता है, वो तुम्हारी बेटी में मुझे सब खूबियां मिल चुकी हैं जिसकी मैं बरसों से तलाश कर रहा था। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। कुछ देर के लिए लुहार खामोश और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके घर में बादशाह खड़ा था और अचानक से उसकी बेटी का हाथ भी मांग लेता है। कुछ देर सोचने के बाद लुहार और उसकी बीवी हां कर देते हैं बादशाह को। फिर बादशाह वापस अपने महल चला जाता है। चारों तरफ खुशियों का आलम होता है और महल वाले सब लोग खुश होते हैं, क्योंकि बादशाह को उसकी पसंद का रिश्ता मिल चुका था। कुछ दिन के बाद राजा उनके घर रिश्ता लेकर आता है और उस लड़की के साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है।